आज भारतीय शिक्षा बोर्ड की इस बैठक में, जो कि गाजीपुर जनपद में आयोजित हुई है, इस बैठक में मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व में आईएएस अधिकारी रहे, जिनके ऊपर माँ सरस्वती की विशेष कृपा है और जो निरंतर भारत में एक नई शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय डॉक्टर एनपी सिंह जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आपका एक बार स्वागत हम सब करेंगे तालियों के साथ। हमारे जनपद के बेसिक शिक्षा के बहुत ही ऊर्जावान और इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से सहयोग करने वाले ऐसे यशस्वी इस जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी बड़े भाई आदरणीय श्री हेमंत राव जी, आपका भी मैं चाहूँगा कि आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार द्वारा बनाया एक राष्ट्रीय बोर्ड है जो सीबीएसई बोर्ड के समकक्ष है और जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश किया गया है। मैं आपको कुछ इस कार्यक्रम के संदर्भ में जो दिशा निर्देश है मैं उसी पे बात करना चाहूँगा। आपको हमने जो पेन और डायरी दी है, उस पेन और डायरी का आप उसमें लिखने का पूरा प्रयास करेंगे, जो भी पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट आपको लगे। और इसके साथ जो हमने आपको एक फीडबैक फॉर्म दिया है, उस फीडबैक फॉर्म पे आपको जो भी आपके मन में विद्यालय संबंधित जो उसमें दिया गया है, आपको मान्यता लेनी है या जुड़ना है, उससे संबंधित इस कार्यक्रम के अंत में जो भी आपको लगे वो फीडबैक आप लिखकर और बाहर हमारे जो काउंटर है वहाँ पे दे देंगे, जिससे आपकी प्रतिक्रिया भी हमें समझ आएगी और फिर हम आपके अनुरूप एक बेहतर प्रयास कर सकेंगे। तो मैं बिल्कुल समय न लगाते हुए अपने बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर एनपी सिंह जी को मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे सहनो यशः सहनो ब्रह्मवर्चसम् ओम। मैं सर्वप्रथम ज्ञान आलोक की अधिष्ठात्री माँ शारदा को नमन करता हूँ। भारत की समृद्ध, प्राचीनतम एवं वर्तमान में भी प्रवहमान भारतीय संस्कृति को नमन करता हूँ। भारत के विराट गुरुकुलीय परंपरा को नमन करता हूँ। और आज जिस दिव्य क्षेत्र में ये संगोष्ठी है भारतीय शिक्षा बोर्ड की, उसको भी हृदय के अभ्यंतर से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये धरती महर्षि जमदग्नि की तपस्थली रही है, महर्षि गौतम की तपस्थली रही है। और इस धरती को गाजीपुर के सौभाग्य प्राप्त है वैदिक काल से लेकर आज तक हुए समस्त ऐतिहासिक परिवर्तनों का साक्षी और कर्मस्थली होने का। ये क्षेत्र ऐसा है जिसको भारतीय संस्कृति की संवाहिका माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है और देवाधिदेव महादेव का भी। ये प्रमुख आध्यात्मिक राजधानी काशी के वृत्त में ही आता है ये क्षेत्र। यहाँ सभी भारत के धर्मों के अभ्युदय और निःश्रेयस का अवसर मिला है, इसलिए इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। और स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में इस क्षेत्र की जो महनीय भूमिका थी, उन समस्त सेनानियों को भी शत शत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सीधे मैं आपको भारतीय शिक्षा बोर्ड से परिचय कराना चाहता हूँ। आप सभी माँ शारदा के साधक गण हैं। आप सभी शिक्षा जगत में अहर्निश सेवाएं दे रहे हैं, प्रबंधन के रूप में या शैक्षणिक कार्यों में अपनी गतिविधियों के माध्यम से। इसलिए आप सभी दिव्य विभूतियों को भी प्रणाम करते हुए
मैं ये निवेदन करूंगा कि भारतीय शिक्षा बोर्ड, एक पंक्ति में मैं कहूं तो भारत सरकार द्वारा गठित नेशनल स्कूल एजुकेशन बोर्ड है। पतंजलि योगपीठ इसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी है। मैं इस बात को इसलिए बल दे के कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में, ये मानस में स्थापित भ्रम बस है कि शायद ये बोर्ड स्वामी रामदेव जी ने एक निजी बोर्ड बनाया है और उसको भारत सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त हो गया है, जबकि ठीक उसका विपरीत है। ये बोर्ड भारत सरकार ने बनाया और बोर्ड बनाने के बाद भारत सरकार की मंशा ये थी कि जैसे सीबीएसई प्रारंभ में एक सोसाइटी के रूप में चलती रही और आज भी सोसाइटी ही है, लेकिन आर्थिक रूप से वह स्ववित्त पोषित रही प्रारंभ के लगभग 80 वर्षों तक। इसके बाद उसको भारत सरकार का सहारा मिला। तो उन्होंने, भारत सरकार ने यह विचार किया कि जो नया हम बोर्ड बना रहे हैं, इसके लिए क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी संस्था है जो इस अवधारणा का संपोषक हो, उद्गाता हो, उद्घोषक हो, विस्तारक हो, प्रसारक हो और अपना जीवन भी उसके अनुरूप संरेखित किया हो, अलाइनमेंट किया हो उसके साथ। ऐसी कोई संस्था जो वित्त पोषण भी करे, और अगर भारत की ज्ञान परंपरा में उसकी निष्ठा है तो उस निष्ठा को शिक्षा पद्धति में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन करने की दक्षता भी रखता हो, वित्तीय रूप से सामर्थ्यवान भी हो और सामर्थ्यवान होने के साथ साथ निर्लोभ, निर्लिप्त होकर, निष्काम होकर उस धन को इस पुनीत कार्य में, राष्ट्र यज्ञ में निवेशित करने की दृष्टि भी रखता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग सामर्थ्यवान हो सकते हैं धन में, लेकिन उनकी भारतीय ज्ञान परंपरा की समझ नहीं है। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा की समझ नहीं है तो भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन कैसे हो आधुनिक शिक्षा में, उनके द्वारा असंभव होगा या भ्रमबस होगा। बहुत सारे लोग सामर्थ्यवान हैं, लेकिन उनकी दृष्टि निरंतर वैयक्तिक धनार्जन और धन संपदा की वृद्धि में ही लगातार होता रहता है। उनकी फिलॉसफी है ओनली वेल्थ जनरेशन। उनसे इसका कोई मतलब नहीं है कि समाज का, राष्ट्र का, विश्व का, प्रकृति का कल्याण करना है। ये उनके मूल नाभि में नहीं है विचार की। इसलिए वो धन का उपयोग अनायास अपने प्रदर्शन में कर सकते हैं, लेकिन उस धन का उपयोग किसी सामाजिक उपयोगिता के लिए, या मैं भगवत गीता के शब्दों में कहूं तो लोकरंजन के लिए नहीं करते। इसलिए ऐसा चयन करने के लिए भारत सरकार ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया, ईओआई जारी करने का आधार उन्होंने एक मॉडल बाइलॉज को बनाया। मॉडल बाइलॉज का जो संरचना थी, जो विधिक संरचना, जो लीगल कंस्ट्रक्ट, दैट वाज फाइनलाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। केंद्रीय विधि मंत्री उसमें थे, अनेक शिक्षाविद थे, अनेक विधि विशेषज्ञ थे, सीबीएसई, एनसीईआरटी भी उसमें सदस्य थी उस समिति में। और इसके बाद एक उपविधि मॉडल बाइलॉज बना, और उस मॉडल बाइलॉज में नए बोर्ड के चयन का प्रस्ताव गर्भित था, लेकिन उसका ध्येय वाक्य था आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन, इंक्लूजन ऑफ, ब्लेंडिंग ऑफ
भारतीय ज्ञान परंपरा विथ मॉडर्न एजुकेशन, ये उसका ध्येय वाक्य था। मैं इसको एंशियंट नॉलेज सिस्टम नहीं कह रहा हूं, ये जानबूझ करके शब्द एंशियंट नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि उससे एक भ्रम होता है कि क्या भारत की जो ज्ञान परंपरा थी वो प्राचीन काल में उपयोगी थी, आधुनिक में नहीं उपयोगी है क्या? जैसे हम प्राचीन शब्द का प्रयोग करते हैं तो अर्वाचीन लोगों की एक आलोचना का एक बहुत बड़ा समूह खड़ा होता है कि हम क्या आवश्यकता है प्राचीन पढ़ाने की। उन्हें यह नहीं पता है कि अतीत के गर्भ से ही वर्तमान का अभ्युदय होता है और भविष्य का बीज वर्तमान में निहित होता है। इसलिए कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति प्रगति ही नहीं कर सकता वह अतीत का मूल्यांकन करने का अगर उसके पास सामर्थ्य नहीं है, वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए दक्षता नहीं है और भविष्य के आने वाली संभावनाओं को चिन्हित करने का सामर्थ्य नहीं है, तो वह व्यक्ति, वह समाज, वह राष्ट्र कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। तीनों को एक साथ समग्र रूप से देखने की आवश्यकता होती है, तब एक सही व्यक्तित्व के का शिल्पन होता है। अगर तीनों एक साथ हम नहीं देख सकते तो राष्ट्र का कोई हम श्रीवृद्धि नहीं कर सकते, हम अपनी भी नहीं कर सकते। अगर हम अपनी ही देखते हैं, अगर हम 65 वर्ष की हमारी आयु है, अगर हमने 35 वर्षों तक प्रशासनिक सेवा की, उसके बाद अध्ययन किया, अगर उसका हम मूल्यांकन नहीं करते हैं, जिसको कहते हैं कि रैशनल एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योर पास्ट जर्नी, अतीत की अपनी यात्रा का अगर आपने विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं किया तो वर्तमान में भी चूक होगी और भविष्य की ओर अपनी किसी भी संभावना को एक सार्थक अर्थान्विति देने की क्षमता भी नहीं होगी। तो जैसे एक इंडिविजुअल होता है, व्यक्ति होता है, वैसे ही समाज का भी कॉन्शसनेस होता है, संचेतना होती है, जिसको आज की सोशियोलॉजिकल भाषा में और स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शसनेस। महर्षि अरविंदो कहा करते थे कि कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब तक देश का नहीं ठीक से सृजित होगा, तब तक ये देश संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का लक्ष्य रखा गया आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेशन, संयोजन, सम्मिश्रण। ऐसा क्यों किया गया वो बाद में बताएंगे, अभी हम आपको सिर्फ विधिक पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक जो संचालक होते हैं विद्यालय के, उनके मन में एक प्रश्न होता है कि हम अगर किसी बोर्ड से जुड़ रहे हैं तो उसका जो प्रमाण पत्र है उसकी वैधानिकता कितनी है, और दूसरा उनके मन में प्रश्न होगा कि ये बोर्ड के गठन की आवश्यकता क्यों हुई जब इतने 67 बोर्ड ऑलरेडी हैं, पूर्व से ही। तीसरा एक प्रश्न दिमाग में आता है कि भाई, एक बहुत ही अभिभावक के मस्तिष्क में आता है कि जो बोर्ड नया है या कोई बोर्ड है, क्या बच्चों को जेई नीट के योग्य परीक्षा के हो पाएगा कि नहीं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में भविष्य में यूपीएससी या अन्य शासकीय परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र आएंगे उसके अनुरूप उनकी कॉम्पिटेंसी, दक्षता होगी कि नहीं। और बच्चा अगर एक विद्यालय में पढ़ रहा है किसी एक बोर्ड में और किन्हीं कारणों से दूसरे बोर्ड के विद्यालय में प्रवेश चाहता है, तो इंट्रा बोर्ड माइग्रेशन, इंटर बोर्ड माइग्रेशन के लिए उसके प्रमाण पत्र की वैधानिकता है कि नहीं, यह प्रश्न आप सबके दिमाग में होगा। इसलिए मैं सामूहिक रूप से पहले ही उस प्रश्नों को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं इसी पर बताना चाह रहा हूं कि ये बोर्ड भारत सरकार द्वारा एक मॉडल बायलॉज के तहत ईओआई ऑफर करके उसके आधार पर कई संस्थाओं ने अपना प्रस्ताव दिया। भारत सरकार की केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ही अध्यक्षता की समिति ने उसका तकनीकी मूल्यांकन किया,
वित्तीय मूल्यांकन किया और उसके आधार पर पतंजलि योग पीठ को भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा में पूर्व से ही विगत 20 वर्षों से किए जा रहे कार्यों को देखते हुए, तकनीकी रूप से योग्य मानते हुए और सबसे अधिक भारतीय शिक्षा बोर्ड में शिक्षा में भारतीयता के लिए निष्काम निवेश करने के लिए सबसे अधिक प्रस्ताव पूज्य स्वामी रामदेव पतंजलि योग पीठ ने दिया और उससे संतुष्ट होकर के भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया। स्पॉन्सरिंग बॉडी पतंजलि योग पीठ को चयनित किया। इस तरह से यह स्पष्ट हो गया कि यह भारत सरकार का बोर्ड है। पतंजलि योगपीठ स्पॉन्सरिंग बॉडी है। आप कभी क्लिक करेंगे तो मॉडल बायलॉज में मिल जाएगा। मॉडल बायलॉज में बना हुआ है कि इसमें कौन कौन सदस्य होंगे। भारत सरकार ने लगभग आधे सदस्य अपने रखे हैं। चेयरमैन सीबीएसई भी मेंबर हैं हमारे बोर्ड के, डायरेक्टर एनसीईआरटी भी मेंबर हैं हमारे बोर्ड के, 5 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति मेंबर हैं हमारे बोर्ड के, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसियो पदेन। संदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के वाइस चेयरमैन जो कुलपति स्तर के होते हैं वो भी हमारे बोर्ड के सदस्य हैं। स्पॉन्सरिंग बॉडी की ओर से जो चयनित होने थे उनका भी एक मानक निर्धारित किया है मॉडल बायलॉज कि कौन हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा शिक्षाविद हो सकते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई व्यक्ति अधिकारी हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय वेदों उपनिषदों का, दर्शनों का और पाश्चात्य दर्शन के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने का भी सामर्थ्य हो। ये परीक्षण के बाद ही उसको सदस्य बनाया जाए। तो लगभग अगर मोटे तौर पर बताऊं एग्रीगेट, तो हमारे बोर्ड में 9 वाइस चांसलर्स मेंबर हैं और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले भी 10 लोग इसमें प्रमुख लोग सदस्य हैं। लेकिन उनको रखा गया है कि जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा का भी कार्य कर रहे हैं। जैसे आईआईटीएन संत एक जैन मुनि है, वीर सागर महाराज जी। आप कभी क्लिक करके देखेंगे, वो आईआईटी छोड़ करके उन्होंने जैन मुनि संत हो गए और उनके तमाम विद्यालय उनकी देख रेख में, मार्गदर्शन में जैन संस्थाओं के चलते हैं। इसी तरह से एक सदस्य है हमारे आईआईटीएन टर्न नाथ संप्रदाय के एक संत हैं, चुनचुनगिरी आश्रम कर्नाटका के, जिनके संस्थानों में लगभग 1 लाख छात्र पढ़ते हैं स्कूली शिक्षा में, स्वयं आईआईटीएन है। पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ महाराज। इसी तरह हमारे बोर्ड में सदस्य हैं पद्म विभूषण चिन्नजीयर स्वामी, जिनके विद्यालयों में भी लगभग आंध्रा में 1 लाख से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं स्कूली शिक्षा, अनेक संस्थाओं। लिंगायत संप्रदाय का नाम सुना होगा कर्नाटक के, उसके जो सबसे बड़े गुरु हैं श्री श्री सिद्धागिरी लिंगा स्वामी, वो भी सदस्य हैं। उनके भी लगभग 1000 संस्थान चलते हैं दक्षिण भारत में। मां अमृतामयी जो केरला में स्कूल एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन होता है, उनकी भी प्रतिनिधि हमारे बोर्ड के सदस्य हैं। साथ में आधुनिक शिक्षा में, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी में आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी मद्रास के भी लगभग 7 लोग जिनको पद्मश्री अवॉर्डेड है अपने साइंस टेक्नोलॉजी में, वो भी बोर्ड के सदस्य हैं। एक नाम आप सभी जानते होंगे, प्रोफेसर एससी वर्मा, फिजिक्स वाले, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखे हैं।
शायद ही कोई भारत का कोई ऐसा आईआईटी में प्रवेश पाया हो जो वर्मा जी की कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बिना फिजिक्स समझा हो। वो भी हमारे मेंबर हैं, उनको भी पद्मश्री दिया भारत सरकार ने 2021 में स्कूली शिक्षा पर ही काम करने के लिए। तो ये गठन मैंने इसलिए बताया है कि एक और जहां आधुनिक शिक्षा में निष्णात साइंस टेक्नोलॉजी के लोग हैं, वहीं पर विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के भारत के उनका भी पुष्पगुच्छ है, और उच्च शिक्षा संस्थानों के भी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, कुछ संस्कृत विश्वविद्यालय के, कुछ सामान्य विश्वविद्यालयों के कुलपति भी सदस्य हैं, ताकि शिक्षा के बारे में एक बहुत ही सुव्यवस्थित, सुगठित, सुविचारित प्रारूप, कैरिकुलम, सिलेबस, टेक्स्ट बुक, पेडागोजी, असेसमेंट, स्कूल कल्चर और एनवायरनमेंट पर हो सके। और सबसे बड़ा बिंदु जो रखा गया था कि हमारे बोर्ड में पूरा भारत दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नॉर्थ इंडिया डोमिनेंस है या साउथ इंडिया डोमिनेंस है या मिडिल इंडिया डोमिनेंस है, या एक विचारधारा का डोमिनेंस है, दूसरी विचारधारा का कहीं लोप है। नहीं, भारत की ज्ञान परंपरा का मतलब भारत की पूरी ऐतिहासिक यात्रा में उसकी संपूर्ण सांस्कृतिक उद्भव की प्रक्रिया में समय समय पर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की धरती पर हमारे पूर्वजों द्वारा जिन जिन आयामों में ज्ञान सृजित हुआ है, उन सभी ज्ञान सृजन को पूर्ण रूप से हम बच्चों को बोध करा सकें, और उस बोध को भी मात्र याद करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के मन में आत्मगौरव, आत्मविश्वास जागृत करते हुए 21वीं सदी में उसकी उपयोगिता के विषय में विचारण करने की एक प्रेरणा और नवोन्मेष, इनोवेशन के लिए उसके अंदर एक क्षमता पैदा हो, इसके लिए, मात्र रटाने के लिए नहीं, तोते की तरह, कि ताकि वो समझ सके कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। तो ये गठन इसलिए किया गया कि उसमें सदस्य भी रखे गए ताकि सभी का प्रतिनिधित्व हो, एकांगी ना हो जाए बोर्ड। उसमें हमने क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक फेथ के लोगों को भी सदस्य बनाया है। जो जामिया मिलिया के जो वाइस चांसलर हैं, पदेन एक्स ऑफिसियो, वो भी मेंबर है। और दक्षिण भारत की, केरला की ऐसी संस्थाएं जो स्कूली शिक्षा पर काम करती हैं, ऐसी क्रिश्चियन सोसाइटी के भी लोग मेंबर हैं हमारे बोर्ड, क्योंकि हमें भारत को खड़ा करना है। लेकिन हाँ, ये दृष्टि और दक्षता दोनों ऐसी देनी है कि चाहे किसी भी पंथ में विश्वास करता हो, उसकी व्यक्तिगत पूजा पद्धति कुछ भी हो, उसकी अपनी स्पिरिचुअल एथिक्स, प्रेयर एथिक्स, रिलीजियस नॉर्म्स कुछ भी हो, लेकिन उसकी धारणा भारत के साथ पूर्णतः संरेखित हो, आप्लावित हो और भारत बोध से अभिसिंचित हो, ये शर्त है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, 146 करोड़ लोग एक भारतीय, समृद्ध, समग्र भारतीय के रूप में नहीं खड़े होंगे, तो हम विश्वगुरु नहीं हो सकते। जो 11वीं शताब्दी तक हम वास्तव में विश्वगुरु थे, ये कोई नारा नहीं है। मैं भी 10 मिनट उस पर भी बात करूंगा, 2-4 विषयों की चर्चा करके, कि कोई इमोशनल नैरेटिव नहीं है कि आज हम कह रहे हैं कि विश्वगुरु हो जाएं, विश्वगुरु हो जाएं, तो कोई आपको सिर्फ मान देने के लिए या भारतवासी होने के नाते कह रहा है, ऐसा नहीं है। वास्तव में हम 11वीं सदी तक खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, औषधि शास्त्र, इसमें हमने विश्व का मार्गदर्शन किया है। द होल वर्ल्ड व्यू हैज बीन शेप्ड बाय द इंडियन नॉलेज सिस्टम। लेकिन उसको कभी हमारे पुस्तकों में स्थान नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला भी तो सम्यक स्थान नहीं मिला। इसलिए 190 वर्षों में जो लोग भी पढ़े हैं, स्वाध्याय से जानते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा को, लेकिन स्कूली शिक्षा पद्धति के टेक्स्ट बुक के माध्यम से भारत या तो खंड खंड है
या भारत की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की गई है जिससे कि बच्चों के मन में भारत के प्रति एक हीन भावना हो, लुक वेस्ट, पश्चिम को महान मानने की, पश्चिम के विचारों का उपभोक्ता होने की दृष्टि पैदा हो। इस तरह से ही टेक्स्ट बुक की संरचना की गई, इस तरह की असेसमेंट और पेडागोजी की संरचना की गई। और ये संरचना का मूलभूत उद्देश्य कहां से हुआ? 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट्स, मैकाले। सभी लोग कहते हैं ना कि मैकाले ने ऐसा कर दिया, मैकाले ने ऐसा कर दिया। मैकाले ने किया तो मैकाले को अंडू भी करेगा कोई कि नहीं करेगा? कि सिर्फ आलोचना करते रहेंगे? सिर्फ हम बार बार उसके विषय में भर्त्सना करते हुए भारत का उद्धार तो नहीं होगा। हमें एक सम्यक विचार करना होगा कि उस शिक्षा पद्धति में कितना लेने लायक है। कुछ अच्छी चीजें भी होंगी कि उसमें से कौन सी चीज लेने लायक है, कौन सी चीज छोड़ने लायक है, कौन सी चीज अतिरिक्त रूप से वैल्यू एडिशन करना है, सम्मिलित करना है। इस पर हमें समग्र विचार करने की आवश्यकता थी, इसलिए बोर्ड वैधानिक रूप से बना।